हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे फॉर प्री मेंस एंड इंटरव्यू। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरशिप के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा एज पर सिलेबस। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी, वीकली टेस्ट रहेगा जिसका इवोल्यूशन आपको क्विक मिल जाएगा एक दिन के अंदर। करंट अफेयर्स की क्लासेस सुबह कंडक्ट कराई जाएंगी 7 to 9। आंसर राइटिंग में भी फोकस करवाया जाएगा। स्मॉल बैचेस रहेंगी फॉर पर्सनल अटेंशन। 20 to 30 स्टूडेंट के जो बैच है वो रहेंगी। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। सेंट्रल अथॉरिटीज वर्किंग विद फुल सेंसिटिविटी फॉर ऑल कम्युनिटीज सेज प्रेसिडेंट मुर्मू जी। तो इसमें किस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो विकसित भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिवली काम कर रही है हर सेगमेंट में। तो अभी अगर हम देखें तो सोशल सेगमेंट में गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इक्विटी दी जा सके इन हायर एजुकेशन। तो एजुकेशन का किसी भी कोई भी लेवल हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, मतलब हायर एजुकेशन, तो सभी में इक्विटी की जो व्यवस्था है वो की गई है ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को मिल सके, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले और जस्टिस रहे। पॉलिटिकली देखिए तो नेशनल सिक्योरिटी जो कंसेंसस है वो बना है ताकि हम अपने देश को सुरक्षित रख सके बाहरी अग्रेशन से, वार से, टेरर अटैक से। लीगली अगर देखिए जो डिफरेंट रिफॉर्म्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लाई जा सकती है उनको लाया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्वेशंस देना हो या फिर इक्वालिटी के लिए डिफरेंट पॉलिसीज फ्रेम करनी हो। फिर एथिकली देखें तो जो आपकी गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, इंटरनल रिफॉर्म्स लेके आ रही है ताकि गुड गवर्नेंस जैसे इनिशिएटिव हम ले सके। फॉर एग्जांपल ई गवर्नेंस में जैसे आईसीटी का जो आपका इंडक्शन है वो किया गया है। इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक फोकस अगर देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था और उसी के साथ हम किस तरीके से जो एक काउंटर नैरेटिव है और पाकिस्तान उसको हम पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसको हम काउंटर कर रहे थे बाय सेंडिंग आवर डेलीगेशंस। और ट्रेड वाइज देखें तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। तो हाल ही में जो रिसेंट हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड हुआ विथ यूरोपियन यूनियन, आने वाले समय पे कनाडा के साथ डिस्कस होने वाला है। देन आपकी देन अगर जर्मनी के साथ देखें उनके साथ भी डिस्कस होने वाली है और इसी के साथ न्यूजीलैंड के साथ भी डिस्कस होने वाला है। तो अभी इसमें अगर हम देखें तो फिलोसॉफी एंड एपिस्टेमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम सेंसिटिविटी को और किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं बाय इंडिजिनियस, बाय इम्पार्टिंग इंडिजिनियस नॉलेज। तो सनातनी जो कल्चर है एंड जो प्रोग्रेस है उसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग में हमें और ध्यान देना है वे फॉरवर्ड में। फिर आपके नेशनल सिक्योरिटी जो यूनिटी है उसमें और ध्यान देनी है और इंक्लूसिव डीकोलोनाइजेशन करना है हमारे देश का। तो उसमें हम जो मैकुले का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं विथ आवर न्यू एजुकेशन सिस्टम अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो इंक्लूडिंग इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम। तो इसमें अगर हम देखें गवर्नमेंट ने क्या क्या अभी तक अचीव किया है तो सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन में 95 करोड़ सिटीजन को अंडर सोशल सिक्योरिटी नेट लाया गया है। जैसे हेल्थ केयर हो, हेल्थ केयर में आपका जो पीएम आयुष्मान भारत इंश्योरेंस है, पेंशन में जो डिफरेंट पेंशन स्कीम्स है, पीएम किसान जिसमें 6000 ऑफ रुपीस दिया जाता है टू दी पिजन्स इन अ ईयर इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट। फिर नेशनल यूनिटी में ध्यान दी गई है, नेशन फर्स्ट अप्रोच को लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। फिर सिक्योरिटी पावर विथ विजडम, तो इसमें सोमनाथ टेम्पल और सनातनी हेरिटेज को रिवाइव करने के लिए हमने हाल ही में सोमनाथ टेम्पल में ग्रैंड जो इवेंट है उसको सेलिब्रेट किया है और डीकोलोनाइजिंग करने की कोशिश की जा रही है बाय एंडिंग मैकुलिज्म। तो मैकुले कौन था? जो आपका हमारे एजुकेशन सिस्टम को जिन्होंने बनाया था इन 1835, जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो अभी उसी सिस्टम को हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारी जो कॉलोनियल एरा मेंटालिटी है उससे हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। हमारी जो आपकी पास्ट की जो ग्लोरी है उसे हमें रिवाइव करना होगा। सोशल सिक्योरिटी नेट ऑलरेडी मैंने आपको बताया और बाकी इंडिया ईयू एफटीए बताया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बताया। नेक्स्ट देखते हैं
सेकंड आर्टिकल जो बात है वो जो आर्टिकल है वो बात करता है इंडिया होल्ड सिक्योरिटी डायलॉग विद सऊदी अरेबिया। तो हाल ही में सऊदी अरेबिया के साथ हमारे देश ने सिक्योरिटी डायलॉग जो है उसको कंक्लूड किया है। तो अभी इसमें अगर देखें तो सिक्योरिटी डायलॉग में हाल ही में पाकिस्तान के साथ भी ये सऊदी अरेबिया का क्लोजनेस आया है। तो वेस्ट एशिया में हम इसको जो हमारा जो वेकम है उसको हम नहीं रहने दे सकते हैं। तो हाल ही में यूएई के साथ सिक्योरिटी डायलॉग्स हुई, अभी सऊदी अरेबिया के साथ हम सिक्योरिटी डायलॉग कर रहे हैं ताकि आपकी क्या की जा सके, सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी मेजर्स है वो हम ले सके विद सऊदी अरेबिया, ताकि मिडिल ईस्ट में हमारा जो इंटरेस्ट है उसको हम फुलफिल कर सके। तो उसके लिए काउंटर टेररिज्म सिनर्जी के लिए जो अभी क्राइम साइबर थ्रेट्स आ रही है, तो उसके लिए क्या है, स्टेट टू स्टेट जो कनेक्टिविटी है वो रहनी ज़रूरी है। फिर जो रीजनल हॉटस्पॉट है लाइक यमन है, लीबिया है, सूडान है, यहाँ से सिक्योरिटी थ्रेट आ सकती है इंडिया के लिए, क्राइम हो, साइबर थ्रेट्स हो, एसेट्रा। तो लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है विद यूएई ताकि हम स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप कर सके, तो जो मैंने ऑलरेडी अभी बताया था आपको। फिर एक डी हाइफनेटेड अप्रोच लिया गया है। सो व्हाट इज़ डी हाइफनेटेड अप्रोच? तो अभी वेस्ट एशिया में देखें तो जो आपका एक अरबिक कल्चर है, पर्शियन कल्चर है, उसके बीच में डिफरेंस है। देन इज़राइल को लेके एक डिफरेंस है। तो हम इस जो आपकी डिफरेंशिएशन है इन मिडल ईस्ट, तो उसको हम डाई डी हाइफनेटेड अप्रोच ले रहे हैं। मतलब हम सभी के साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बायलैटरल टॉक्स करने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट ऑफेंडिंग ईच अदर, ताकि हम अपना जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन कर सके, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में जो है उसमें हम शांति ला सके, और जो हमारी आपकी डायस्पोरा है उनको हम प्रोटेक्टेड रख सके। तो इसमें अगर देखें तो क्या हमारा मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस हो सकता है। सोशली देखें तो डायस्पोरा का प्रोटेक्शन ज़रूरी है, लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। पॉलिटिकली देखें तो सिक्योरिटी जो है इंडियन ओशन रीजन में उसको बरकरार रखना ज़रूरी है। इकोनॉमिकली देखें तो हमारा एनर्जी जो है काफ़ी हम निर्भर रहते हैं आपके मिडिल ईस्ट में। तो सऊदी इसमें देखें तो फोर्थ लार्जेस्ट पार्टनर है। लीगली अगर देखें तो एक्स्ट्राडिक्शन करना, फ्यूजिटिव्स को वापस लाना, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, अलाइंड कर सकते हैं विद दिस नेशन। इंटरनेशनली देखें तो मिडिल ईस्ट क्वाड जो है, जिस जो आइडिया I2U2 के तहत आया था, फिर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसको भी हमें कंप्लीट करने के लिए जो वेस्ट एशिया है उसके साथ रिलेशन बेटर होना ज़रूरी रहेगा। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड एपिस्टेमोलॉजी देखें तो इंडिया हमेशा ही स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करती है। जैसे डी हाइफिनेटेड अप्रोच हमने लिया है कि हम किसी भी कंट्री को ऑफेंड नहीं करना चाहते हैं। वी ट्राई टू make a balanced relation with every nation so that we can fulfill our national and interest, and we can also fulfill the interest of the other nations without violating any international law or rule based order. नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कैन इंटरनेशनल पेटेंट लॉ हैंडल अ परमानेंट प्रेजेंस इन स्पेस। तो अभी स्पेस को लेके काफ़ी चर्चे में रहता है स्पेस सेगमेंट। क्यों रहता है? बिकॉज जो स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है बाय डिफरेंट नेशन। इसमें आप यूएसए को कह लीजिए, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी को ले लीजिए, या फिर कैनेडियन स्पेस एजेंसी को ले लीजिए, या फिर फ्रांस की स्पेस एजेंसी को ले लीजिए, रशिया के रॉसकॉस्मोस को ले लीजिए, या फिर जापान के जक्सा को ले लीजिए, या फिर आप चाइना को ले लीजिए, इंक्लूडिंग आवर वन। तो क्या स्पेस को हम कॉलोनाइज कर सकते हैं? क्या इसमें कोई आपकी कॉलोनाइजेशन हो सकती है? तो डायरेक्ट आंसर है नो, क्योंकि जो आउटर स्पेस ट्रीटी है ऑफ 1967 ये क्या कहता है कि जो स्पेस है वो प्रोविंस ऑफ ऑल मैनकाइंड है, ऑल ह्यूमन काइंड है। तो इसीलिए जो नेशनल क्लेम है उसको बैन किया गया है स्पेस को लेके। 1998 में अगर देखें तो जो इंटरनेशनल स्पेस एग्रीमेंट हुआ, तो ये मॉड्यूलर लीगल फ्रेमवर्क है कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनी है उसको कॉमन कॉज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर आर्टिमिस्ट जो अकॉर्ड है, जिससे क्या है जो लूनर स्पेस है या फिर लूनर एरिया है उसको आपका एक्सप्लोर किया जाना है, उसमें और भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी है। तो क्या जो आर्टिमिस एरा है उसके तहत हम मून को अपना मतलब प्रॉपर्टी की तरह यूज़ कर सकते हैं? तो इसमें जो सीधा आंसर है वो नो है अंडर आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967। तो इन फ्यूचर जो भी आपकी स्पेस रिलेटेड खोज होगी, छानबीन होगी, उससे जो भी रिसोर्सेस मिलेगी उसको हमें ग्लोबल कॉमन्स की तरह देखना है। मतलब सभी का है और सभी इसको क्या करें, भलाई के लिए, ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि टेरिटोरियलिटी वर्सेस ग्लोबल कॉमन्स। तो इसीलिए जो टेरिटोरियलिटी हमें नहीं देखनी है स्पेस में जाके, इसको ग्लोबल कॉमन्स की तरह इस्तेमाल करना ज़रूरी है। वही चीज़ हम इसमें
देख सकते हैं। तो स्पेस जो है सिर्फ़ एलीट के लिए नहीं है, ये सभी को इस स्पेस के जो भी रिसोर्सेज़ है उसका इक्वल शेयर मिलना चाहिए और कोई भी जियोपॉलिटिकल पावर क्या नहीं करे ताकि स्पेस को कॉलोनाइज़ ना करे, उसके ऊपर पूरा वर्ल्ड को ध्यान रखना ज़रूरी है। वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट है वॉइस एआई इज़ इंडियाज़ नेक्स्ट यूपीआई मूवमेंट। सॉरी मोमेंट। नंदन नीलेकानी जी ने ये बातें कही है कि जिस तरीके से यूपीआई ने एक बड़ा जो आपका रेवोल्यूशनरी चेंज है इंडिया के सिनेरियो में हम देख सकते हैं। उसी तरीके से जो एआई है, वो चाहे वॉइस एआई हो या नॉर्मल एआई हो, वो डिफरेंट फील्ड में हमें मदद करेंगे। तो किस तरीके से सोशल अगर देखें तो इसमें कम्युनिटीज़ को एम्पावर करेगी। पॉलिटिकल देखें तो लास्ट माइल वेलफेयर स्कीम्स को हम डिलीवर करने में मददगार होंगी थ्रू वॉइस एआई। फिर लीगली देखें तो एक लीगल असिस्टेंस जो चाहिए डिफरेंट लैंग्वेज में वो प्रोवाइड किया जा सकेगा। एथिकली देखें तो एआई को अकाउंटेबल बनाना ज़रूरी है कि एआई से जो भी इनपुट मिलेगा उससे किसी का लॉस होता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। जो कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी या नहीं रहेगी, कंपनसेशन किस तरीके से दिया जाएगा। इंटरनेशनली देखें तो इंडिया अब एक बड़ा मार्केट है जिसमें जो डिफरेंट वर्ल्ड के नेशन है वो हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वी आर अ लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट इन द वर्ल्ड। और इकोनॉमिकली देखें तो ये इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और एमएसएमई का जो ग्रोथ है वो इसमें देखा जाएगा। तो अभी वे फॉरवर्ड देखें तो वासिनी ऐप आया है। फिर हमें एआई सेफ्टी को प्रोवाइड करना ज़रूरी है और सॉफ्टवेयर में इंडिया आगे है लेकिन हार्डवेयर में हम आगे नहीं है, तो हार्डवेयर को डेवलप किया जाना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल अगर देखें, इंडस्ट्रियल आउटपुट हिट्स ऑल टाइम हाई इन दिसंबर। तो जो इंडस्ट्रियल आईआईपी होता है, जो इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को दिखाता है, इंडस्ट्रियल जो इनपुट है उसका इंडेक्स को दिखाता है, तो उसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि सेक्टोरल परफॉर्मेंस अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 8.1% है। इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट देखें तो प्लस 6.3% मतलब ग्रोथ है। माइनिंग में भी हम ग्रोथ देख सकते हैं। और जो है आपका ये ग्रोथ क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि डिमांड जो है वो ड्राइव कर रही है, क्योंकि जीएसटी को कम किया गया है, इनकम टैक्स में रिलीफ दी गई है, आरबीआई ने रेट कट किया है, तो इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में डिमांड जनरेट कर रहे हैं, जिसके वजह से इंडस्ट्रियल जो इंडेक्स है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और 7.8% ग्रोथ है ओवरऑल। 26 मंथ ये हाई देखा गया है। तो अभी इंडिया की इकोनॉमी जो है काफ़ी बूम कर रही है और ये आगे भी बूम करेगी और बाय 2047 जो हमारा एम्बिशियस गोल है टू बिकम विकसित भारत, वो हम बन पाएँगे। 19 अभी इसका हिस्ट्री अगर थोड़ा बहुत देखें तो 1950 से 1980 के बीच में 1980 के बीच में लाइसेंस राज एरा था, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी जो रेस्ट्रिक्शंस वो थी, तो इसीलिए ग्रोथ 3.7% या फिर उससे भी कम था। बाद में अभी अगर देखें तो हाई जंप हम देख सकते हैं कि 7.8% तक ग्रोथ हुआ है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिला है। फिर अभी अगर इसमें देखिए प्रेज़ेंट टाइम पे शिफ्ट देखा गया है, मेक इन इंडिया हो या फिर आपका स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया मिशन हो, स्टैंड अप इंडिया मिशन हो, इन सभी चीज़ों की वजह से जो हमारा देश है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है। तो सोशली अगर इसका मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस देखें तो सोशली लोगों की राइजिंग पावर बढ़ रही है, बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। पॉलिटिकली देखें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म्स ले रही है। जैसे विश्वास बिल को लाना, जीएसटी को रैशनलाइज़ करना, इन सभी चीज़ों को हम ले सकते हैं। फिर इंटरनेशनली देखें तो इंडिया का जो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है कि चाइना से जो भी कंपनीज़ बाहर आ रही है बिकॉज़ ऑफ देयर एजिंग पॉपुलेशन, तो उस वो अभी उसका लेवरेज हम ले सकते हैं। इकोनॉमिकली देखें तो हमारा आईआईपी जो है बढ़ रहा है, इन फ्यूचर और बढ़ेगा। तो इसी से हम देख सकते हैं कि इंडिया का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है इन फ्यूचर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है एंड इट विल रिमेन स्ट्रॉन्ग इन फ्यूचर। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।